go into all that. But at the moment with us, finally, we have Mr. Ketan Naik, the man who should have been in Bollywood, but is actually with the MNS. Ketan Naik साहब, नमस्कार. नमस्कार साहब, नमस्कार. केतन नाइक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही. जय भवानी. हेलो. अब आ रही है सर, अब आ रही है, जबरदस्त आ रही है. जय भवानी सर, जय भवानी, जय भवानी. सो केतन नाइक साहब, जैसे मैंने कहा कि आपको होना चाहिए था बॉलीवुड में, आप हैं एमएनएस में, तो फिर एमएनएस की बात करते हैं. सर आप ये बताइए कि जहाँ तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, अब तो आप एनडीए की कैंपेन करेंगे जब भी आपको कहा जाए. फिलहाल लोकसभा के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में कुछ और करेंगे, वहाँ तो आप अपनी ही बात करेंगे. तो पार्टी के अंदर क्या फीलिंग है सर, अभी पार्टी के भीतर अभी क्या फीलिंग है ये निर्णय के बाद? सर आप हमारे पार्टी के जो सर्वे सर्वा है राज साहब, उनको अच्छी तरह से जानते ही है जी. उनकी कही हुई बात और उन्होंने दिया हुआ आदेश, ये हम सबके लिए सर्वतोपरि होता है. और उसी के मुताबिक बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि इलेक्शन अगर लड़ रहे, मतलब इलेक्शन चुनाव अगर देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, तो उसमें हमारा भी कुछ योगदान लग रहा है. और हमारे सारे पार्टी के, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के दिखेंगे या मुंबई शहर के दिखेंगे जी, तो सारे लोग जहां जहां पे चुनाव का प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, वहां पे सारे लोग ज्वाइन हुए. और हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ भी एक ही व्यासपीठ पे साथ थे. तो कैंपेन में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और काफी ढंग से काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी जी. लेकिन जहां तक कि राज ठाकरे जी का खुद का प्रश्न है और आपकी खुद की पार्टी का प्रश्न है, ये तो चलिए लोकसभा की बात हो गई, लेकिन असल में जो टारगेट है वो तो असेंबली इलेक्शन है ना सर, और उसके बाद बीएमसी इलेक्शंस और बाकी कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस. तो उसके लिए भी अभी तैयारियां चालू हैं, या यू विल यूज लोकसभा एज ए प्लेटफॉर्म टू प्लान फॉर दैट? केतन नाइक साहब. सर आप देखेंगे तो हम वो पार्टी है जो इलेक्शन को सामने रख के हम हर बार हमारा काम नहीं चलता जी. जैसे लोगों को सुविधा देने का जो भी काम है, लोगों के लिए लड़ने के जो भी विषय है, उस पर निरंतर कार्य चलते रहता है. महापालिका के लेवल पे महापालिकाओं के हमारे जो पदाधिकारी है उनका काम चलता है. स्टेट लेवल पे हमारे जो पार्टी के सर चिटनीस नेता होते हैं उनका काम चलता है. और अभी लोकसभा के चुनाव लगे तो हमारे सारे नेता उस काम में जुटे हुए. तो इलेक्शन की जो तैयारी, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ चीज करेंगे ऐसा नहीं होता सर. जनता को सहूलियत देने के लिए जो जो आवश्यक है उसके ऊपर हमारा काम चलते रहता है, और उसका फायदा आप आने वाले चुनाव में जरूर देखेंगे, फिर वो विधानसभा का चुनाव हो या आने वाला पालिकाओं का चुनाव हो. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आप एकनाथ शिंदे जी की सरकार के कुछ नेताओं को, मंत्रियों को जो आप क्रिटिसाइज करते थे, उनके काम को, उनके नहीं, उनके काम को, तो वो अभी आप बंद कर देंगे. कहने का मतलब ये हुआ थोड़ी देर के लिए उस पर पूर्ण विराम है, थोड़ी देर के लिए. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है सर. राज साहब ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत ही क्लियर है. वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के लिए स्टैंड है कि किसी एक इंसान ने, किसी एक व्यक्ति ने देश में एक काम करके दिखाया और देश की एक छवि पूरे जग में बदलने का काम अगर किया हो, तो प्राप्त जो भी आपके सामने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे ऑप्शन बन के सामने आए और नरेंद्र मोदी जी वापस पंतप्रधान बने. इसके लिए राज साहब ने समर्थन दिया हुआ है. अब अगर इनके साथ चलने वाले लोग, अगर कोई घोटाला करेगा, अगर कोई गलत काम करेगा, तो उस पे तो मनसे का चाबुक चलना है, वो चलेगा ही. लेकिन प्रदीप जी एक सेकंड, सॉरी वेरी वेरी सॉरी. जहां पर हम लोग हैं, बीकेसी में हम लोग हैं, बांडकुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और जहां हमारा ऑफिस है उसके आसपास तकरीबन कोई 12 या 14 मस्जिदें हैं. तो आपने जो एक अभियान चलाया था कि भाई लाउडस्पीकर की जो आवाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश जो हैं, उतने ही डेसिबल लेवल की होनी चाहिए अजान. जी जी सर मैं आपको बता दूं, 2 या 3 महीने के लिए ये चीज़ फॉलो की गई. अब वी आर बैक टू वेयर वी वर अर्लियर. बिल्कुल वैसा ही हो गया है. तो इस विषय में कुछ करने वाले हैं सर? सर इस बात की कंप्लेंट्स बाकी सारे इलाकों से भी हमें आई है. मैं जिस क्षेत्र में मलाड के पास रहता हूं उसके पास ही गोरेगांव एक क्षेत्र आता है, वहां पे भी इस चीज का उल्लेख किया गया है लोगों की तरफ से कि जो ये वॉल्यूम थी, ये वॉल्यूम हमारे आंदोलन करने के बाद, हमारे एक अल्टीमेटम देने के बाद जो कम हुई थी वो अभी वापस बैक टू नॉर्मल आ गई है. जी आ गई. तो इस बारे में सर, जैसे पिछले डिबेट में भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक अपोजिशन वाली जो पार्टी होती है उसकी तरफ से एक विषय को लेना, आंदोलन करना, उस विषय को फ्रंट पे लाना,
ये उनका काम होता है। लेकिन नियम में रूपांतर करना और उसको कायदा बना के लाना और उस कायदे का इंप्लीमेंटेशन करना, ये सत्ताधारी पार्टी का काम होता है। तो अभी अगर ये लोकसभा के चुनाव है और वही पार्टी हमारे यहाँ पे सत्ता में भी है, तो इसी चुनाव के दरमियान उन्होंने एक आश्वासन हमें देना चाहिए कि जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं वैसे ही इसके ऊपर वो कुछ ठोस कार्रवाई करे। अगर वो नहीं कर पाते तो पॉलिटिकल विल जिसके पास मजबूत है, ऐसा नेता कल को सत्ता में आएगा और वो इस चीज को हाथ में लेके कर दिखाएगा, और उनका नाम सन्मान्य राज साहब ठाकरे। केतन नाइक जी, राज साहब ने क्लियर कट कहा कि एज यू सेड नरेंद्र मोदी जी को हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। द मेन 3 इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किया, आर्टिकल 370, राम मंदिर और CAA। उसमें से 2 मुद्दा, बाला साहब ठाकरे जी जब जिंदा थे तो राज साहब बहुत करीब थे उनके, तभी बाला साहब ठाकरे जी का भी ये एक सपना था कि एक दिन मुझे दे दो और मैं दोनों चीज हासिल करके इस देश को सौंपना चाहता हूं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? राज साहब बाला साहब के बहुत करीब थे, ये विचार जो बोले कि आइडियोलॉजी ऑफ बाला साहब ठाकरे जी, जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से उद्धव ठाकरे जी बहुत दूर चले गए इस आइडियोलॉजी से। आप इसको कैसे देखते हो केतन नाइक जी? सर वो होता है ना सर कि किसी एक बड़े नेता के साथ जब आप अपने मतलब एकदम टीनेज जिसको कहते हैं तब से आप लगे हुए हो, अच्छे तरीके से उनके विचार आत्मसात कर रहे हो, उनकी एक विषय पे सोचने का दृष्टिकोण जो उनका दृष्टिकोण हुआ करता था वो दृष्टिकोण आप आत्मसात कर रहे हो, तो उसके बाद में जब अपना राजनीतिक करियर आप बनाने लगते हो तो आपका उन पे प्रभाव होता है। आपको जबरदस्ती किसी सीट पे कोई बिठा दे और आपको उस चीज को शो को रन करने का है तो आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन जब आप बचपन से उस चीज को देखते हुए बड़े होते हैं तो वो संस्कार आप पे होते हैं और उसके मुताबिक आप अपने एजेंडा आगे ले जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में और हमारे एजेंडा में कभी भी चेंज नहीं आया। यहाँ पे लोगों का ये तो सिर्फ नैरेटिव चलता है कि आपने भूमिका बदली, लेकिन भूमिका बदलने वाले लोग आज जाके जो इंडिया आघाड़ी है उसमें जाके बैठ गए। मतलब 360 टर्न किसको कहते हैं उसका अगर कोई उदाहरण देखना होगा तो हमारे उद्धव ठाकरे साहब को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन राज साहब ने जो आइडियोलॉजी बाला साहब की थी उस आइडियोलॉजी को लेकर ही आज तक चले और आने वाले समय में भी उस आइडियोलॉजी पे ही चलेंगे, ये हमारा मानना है। एक सीट में संजय निरुपम का चर्चा जिस प्रकार से चल रहा था कि संजय निरुपम को फील्ड करो या अलग अलग, तो उसमें मनसे ने एक ठोस आई थिंक स्टेप ले लिया कि अगर संजय निरुपम है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे डिफरेंसेस ऐसे आते रहेंगे और उसको डील कैसे करेंगे आप? सर ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम होगा कि इसको डील कैसे किया जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे सर अभी दोनों तरफ अलायंसेस है, अलायंसेस में भी आपस में जो इनके डिस्प्यूट रहते हैं वो समय समय पे सामने आते हैं। कितने सारे सीटों का आज तक अनाउंसमेंट अगर नहीं किया गया है तो ये भी इनके डिफरेंसेस की वजह से ही नहीं किया गया। तो हम तो सर बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हम कोई चुनाव लड़ नहीं रहे, हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है या ऐसा कोई कंपल्शन हम पे नहीं है कि हम इसी तरह से जाएंगे। हम हमारी आइडियोलॉजी के साथ में टिके हुए, लेकिन जिनके लिए हम समर्थन दे रहे हैं उनके लिए अगर थोड़े बहुत कदम आगे पीछे लेने पड़े तो हम जरूर लेंगे। लेकिन अगर निरुपम जी की आप बात करें तो ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने हमारे लोगों को विरोध किया, जिस व्यक्ति के वजह से हमारे बहुत सारे महाराष्ट्र सैनिकों पे केसेस दाखिल हुए और इन्होंने हमेशा से हमारा विरोध किया, हमारे खिलाफ काफी बातें की है। तो उनके लिए अगर हमारे पार्टी में से रोज सामने आ रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत बात है। लेकिन इसका पूरा निर्णय सन्मान्य राज साहब एक सही समय पे लेंगे और जब वो निर्णय सुनाएंगे तब मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई बात करेगा। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे यहां पर तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि असली सेना एकनाथ शिंदे जी का सेना है, वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह जी उसके दूसरे दिन आगे बोले कि असली सेना एकनाथ शिंदे जी का है, नकली सेना है उद्धव जी के साथ है। उन्होंने आगे जाके कहा कि शरद पवार जी के भी डुप्लीकेट है, नकली एनसीपी है और दोनों मिलके आधा कांग्रेस कर दिया है और इनका कोई एजेंडा नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे? क्या इनका कोई एजेंडा नहीं है? किस प्रकार से चलेगा? सर इनके असली नकली के डिबेट में हमें शामिल नहीं होना है। हमें इतना पता है कि अगर बाला साहब ठाकरे ने इस महाराष्ट्र को एक दिशा दी और उस दिशा पे उनके विचारों पे चलने वाली एक असली अगर कोई पार्टी महाराष्ट्र में अभी अगर अस्तित्व में होगी तो वो हमारे राज साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में चलने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। और ये हम हमारे काम में से दिखाते हुए आए। हमारी एक्शंस जो हमारी जो रास्ते की लड़ाई आप देखते हो उसमें आप समझ जाओगे कि ये पूरी पार्टी वही है जिन्होंने बाला साहब के विचारों को आज तक जिंदा रखा है और आगे भी रखने की मंशा रखते हैं। आप पूरे रूपरेखा कैसे देखते हो महाराष्ट्र में? यहाँ कोंकण में जो उद्धव जी के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वहां पर नारायण राणे अलग हो गए, उदय सामंत अलग हो गए, केसरकर अलग हो गए, एकनाथ शिंदे जी ठाणे में अलग हो गए।
क्या वो कोंकण में आज वो उद्धव ठाकरे जी का जो स्ट्रेंथ बोला था, पावर सेंटर, वो बचा है? हाउ डू यू, बिकॉज आपने बहुत दौरा किया है, आपने आंदोलन बहुत किया कोंकण में, हाउ डू यू सी दैट? अभी लेटेस्ट रियलिटी क्या है? सर चित्र बिल्कुल साफ है। देखिए पिछली बार ये जो विनायक राउत, जो कोंकण से खासदार जिनको कहा जाता है, ये जो चुन के आए थे, ये मोदी जी का चेहरा बैनर पे बड़ा बड़ा लगा के चुन के आए थे। उसमें कोई बाला साहब ठाकरे जी का बड़ा बैनर लगा था ऐसी बात नहीं थी। मोदी जी का ही चेहरा पूरे महाराष्ट्र में ये शिवसेना वालों ने वापरा था और उसके बाद में ही वो चुन के आए थे। कितने सारे नाम इसमें से ऐसे गिनाए जा सकते हैं जिनकी चुन के आने की कोई पात्रता नहीं थी। सिर्फ मोदी जी का चेहरा, बीजेपी की चली हुई जो एक वेव थी, उस वेव में चुन के आए हुए ये लोग हैं और उसके बावजूद इन्होंने उनको आंखें दिखाने का काम किया है। आज की परिस्थिति अगर आप वहां पे देखेंगे तो नारायण राणे जी वो नेता है जिन्होंने बीएसटी के वर्कर से लेके महाराष्ट्र तक सारे काम किए हुए और उनके काम को जनता जानती है, कोंकण की जनता उनको मानती है और आज उनके साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी जुड़ गई है, तो उनका चुन के आना तो तय है। मुझे नहीं लगता विनायक राउत जी का कोई स्थान इस वक्त इस चुनाव में है। अगर बीजेपी का समर्थन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का समर्थन अगर उनके साथ में नहीं है तो मुझे नहीं लगता वो चुन के आने की कोई भी वहां पे कैपेसिटी रखते हैं। और उन्होंने कोई काम भी नहीं किया है सर, कोई एक लैंडमार्क काम विनायक राउत जी का अगर आप ये पिछले 5 सालों में बता दो या 10 सालों में बता दो तो कोई भी शर्त हारी जा सकती है। कोई लैंडमार्क काम नहीं किया, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को विरोध किया, स्टैंड बदले, यही सारे काम इनकी तरफ से किए गए। सिर्फ मातोश्री के ऊपर अगर किसी ने 4 बातें कर दी तो दूसरे दिन मीडिया में जाके अपना मुंह चलाना, ये एकमात्र काम इस विनायक राउत जी के पास है और कोई कॉन्क्रीट काम इन्होंने नहीं किया है। मैं कल ही नीलेश राणे जी की एक पत्रकार परिषद देख रहा था, उसमें उन्होंने आरोप किया कि ये विनायक राउत जहां पे वाकोला में रहते हैं, उस वाकोला में जो स्लम रिहैबिलिटेशन जो एक प्रोजेक्ट चलता है, उसके सारे लोगों की भी इनके बारे में तकरार है कि इन्होंने बिल्डर के साथ में कुछ संगनमत किया हुआ है और हमारा रीडेवलपमेंट आज तक रुका हुआ है, हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं लेकिन बिल्डर के तरफ से हमको कोई भी रेंट या बाकी चीजें नहीं मिल रही है और प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। तो ऐसे लोगों को जो मुंबई से लेके कोंकण तक ऐसे सारे भ्रष्ट चीजों में शामिल होते हैं, उनको जनता क्यों चुन के देगी? और उनके साथ में अगर ये पार्टियों का भी बालाबल नहीं होगा तो उनका चुन के आना मुश्किल है सर। तो जी प्रदीप शरद पवार जी जिस प्रकार से अभी जितने असेसमेंट है, पहले बार है कि शरद पवार वेस्टर्न महाराष्ट्र में और बारामती में कन्फाइन हो चुके। सुप्रिया सुले जी को एक चैलेंज हो चुका है, बिकॉज पवार साहब का कहना, शरद पवार साहब का कहना है कि इलेक्शन के वक्त में कभी बारामती में जाता नहीं हूं, पब्लिक का मुझ पर बहुत विश्वास है, मैंने इतने काम किए। आज सुप्रिया सुले जी बोल रहे पानी नहीं है, अजित पवार जी बोले कि सुप्रिया, तो क्या है? आपने भी बहुत दौरा किया इस पश्चिम महाराष्ट्र और बारामती, किस प्रकार से देखते हो आप जो संघर्ष है? सर वहां का संघर्ष अगर आप ठीक से देखेंगे तो अभी का जो वोट का शेयरिंग हो रहा है, अभी जिस तरह से पार्टियां जो आपस में जुड़ी है, मुझे लगता है ये पूरी फाइट उस वोट के कैलकुलेशन पे चलेगी। जितने ये दोनों अलायंस किस तरीके से अपने तरफ वोट को ले पाएंगे, जो स्ट्रेंथ अपने अपने पार्टी की वहां पे, उस स्ट्रेंथ को जितना कोई कंसोलिडेट कर पाएगा वही वहां पे चुन के आएगा। क्योंकि शरद पवार जी का भी पूरा करियर और उनकी पूरी मतलब एक जागीर जैसे उनकी बारामती चली आ रही है, उनको मानने वाले लोग भी वहां पे है। शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, आज तक वो राजनीति में कायम है, इस उम्र में भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है, उसके कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अजित पवार जी भी वो है नेता है जिन्होंने महाराष्ट्र के सत्ता में कम से कम 15 से 20 साल बिताए हैं। वो हमेशा सत्ता में रहे, उनके सत्ता में जो उनके हाथ में जो फंड्स होते हैं और सारी चीजें होती है, उसके माध्यम से उन्होंने जनता तक अपना काम पहुंचाया हुआ है। और वो काम करने वाले नेता कहे जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के रात तक देर तक काम करने वालों में से नेताओं में से कहे जाते हैं। तो उनकी भी मतलब कंटेंडरशिप हम जिसे कहते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये कांटे की टक्कर तो होगी, लेकिन जो पार्टियों का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से वहां पे भी महायुति जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है सर। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां पर एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली। कहां पर? महाराष्ट्र में जी। ये कहा जा रहा है कि भाई जितने भी विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, दिल्ली में बैठे हुए जितने लोग हैं, बड़े बड़े ओपिनियन पोल वाले हैं, सब कह रहे हैं कि यहाँ पे एनडीए को, बीजेपी को, एकनाथ शिंदे जी को, अजित दादा पवार को बहुत मुश्किल आने वाली है। आपको क्या लग रहा है, आने वाली है मुश्किल क्या इस बार? 48 सर देखिए, ये कहा जा रहा है कि शायद 20 या 25 आएंगी, ऐसा कुछ बोले जा रहे हैं लोग। सर चुनावी पोल जो होते हैं उनके रिजल्ट हमने इसी देश में पूरी तरह बदलते हुए देखे हैं। किसी किसी की सत्ता आने वाली थी और किसकी सत्ता आ गई, ये भी हमने चुनावी पोल में देखा है।
ग्राउंड रियलिटीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलग होती है। बहुत बार आप किसी कोई एक सीट पे कोई आगे चल रहा है ऐसा आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, लेकिन पता चलता है कि वो तो चौथे नंबर पे चला गया। तो चुनावी पोल का डिस्कशन मुझे नहीं लगता उतना सटीक होता है, लेकिन फाइट टफ थी, इसके लिए ही इन्होंने साथ में आने का निर्णय लिया हुआ हो सकता है, और इसीलिए शायद इनको सब लोगों की जरूरत भी पड़ी है, आवश्यकता भी पड़ी है, और उस हिसाब से ये सब आगे जा रहे हैं मुझे लगता है। जी शरद पवार जी ने कहा कि 2024 में अगर इफ मोदी विंस, मोदी साहब वापस आ गए, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रीमियर जैसे ही मोदी साहब अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जिस प्रकार से रशिया में पूरे कंट्रोल है, वही मोदी साहब का पूरे देश में कंट्रोल होगा। तो मन से इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये डेमोक्रेसी का अंत है अगर मोदी जी जीते? बिकॉज आप अभी घटक दल है मोदी साहब के। सर मुझे लगता है ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की बात है। जो देश इतना बड़ा संघर्ष करके जिसको स्वतंत्र मिला, और स्वतंत्र के बाद हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के माध्यम से एक संविधान मिला, उस संविधान का प्रोडक्ट ही नरेंद्र मोदी जी है। अगर ये संविधान इस देश में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, कोई जो किसी भी एक बड़ी मतलब बड़े घराने से बिलोंग नहीं करता, जिसके पास कोई सत्ता नहीं थी, जिसके बाप दादाओं ने कोई सत्ता नहीं उपभोगी थी, वो प्रधानमंत्री पद तक चले, अगर संविधान की देन है। तो मुझे लगता है संविधान का अपमान उनके तरफ से नहीं होगा, ऐसी हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं। और ये एक विरोधियों का नैरेटिव बोल के इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान तो हमेशा रहेगा और संविधान पे ही यह देश चलेगा। बार बार पॉलिटिकल सर्कल में चल रहा था कि अमित ठाकरे जी शायद लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, कभी साउथ का बात किया था, मुंबई साउथ में लड़ेंगे, कभी बोले नासिक में लड़ेंगे, चर्चा भी हो गए थे, नंदगांवकर जी गए थे, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बैठक भी हो, एकनाथ शिंदे जी। तो क्या अमित ठाकरे जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है मनसे के लिए पूरे महाराष्ट्र में, और आप लोग सब कट्टर उसमें विश्वास करके उनके साथ निर्देश पे आगे बढ़े हैं। हाउ डू यू सी अमित ठाकरे जी, क्या लोकसभा लड़ेंगे, किस प्रकार से देखते हो आप? सर अमित ठाकरे जी का जो काम अब हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वो विद्यार्थियों के प्रश्नों के लिए प्रामुख्य से चल रहा है। बहुत सारे सेगमेंट में उन्होंने बहुत ही डीप रूटेड जाके इन सारी चीजों पे अध्ययन किया और उसके बाद में उस पर काम किया है। तो अगर उनके जैसा नेता किसी भी चुनाव में आता है तो हमारे जैसे महाराष्ट्र सैनिक को उसका आनंद ही होगा, और हम हमारी पूरी जी जान से उस सीट पे हमारी अगर वो लड़ते हैं तो हम अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। लेकिन इन चीजों का निर्णय हमारे पार्टी में सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी के पास से लिया जाता है। तो मुझे लगता है उन्होंने भी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर राज साहब मुझसे कहे तो मैं सरपंच का भी चुनाव लड़ लूंगा, नगर सेवक का भी लड़ लूंगा, या एमपी का भी चुनाव लड़ लूंगा। तो हम लोग सारे आदेशों से कटिबद्ध है, जिस दिन आदेश आएगा जरूर लड़ेंगे। जबरदस्त। बट वी वर एक्सपेक्टिंग, वेरी फ्रैंकली वी वर एक्सपेक्टिंग, जब अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई राज ठाकरे जी और अमित ठाकरे जी की, तो अपेक्षा यही थी कि शायद 2 या 3 सीट के ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लड़ेगी। लेकिन फिर आप लोगों ने शायद निर्णय ले लिया कि आप बाहर से ही सपोर्ट करेंगे और प्रचार जरूर करेंगे, ऐसा कहा गया। बट इट वुड हैव बीन नाइस, इट विल स्टिल बी नाइस इफ एटलीस्ट अमित ठाकरे जी स्टैंड्स, इट विल बी वेरी वेरी नाइस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में फिर वापस संगठन के ऊपर आता हूँ। पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ, आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ। जहाँ तक संगठन का प्रश्न है, आपको लगता नहीं है कि अगर आप चुनाव में एक्चुअली लड़ते तो संगठन शायद ज्यादा मजबूत होता? मानता हूँ ये एक नेतृत्व का निर्णय है, लीडरशिप का निर्णय है, लेकिन फिर भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैन योरसेल्फ, आपको लगता नहीं है कि अगर चुनाव में लड़ने पर जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है वो जबरदस्त तरीके से ताकतवर होती है? कितना? आप सही कह रहे हैं सर कि बहुत सारी पार्टियों का जो उदय हम इस देश में देखते हैं वो चुनावों की प्रक्रिया को निरंतर रूप से लड़ने के बाद में ही हुआ है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी पार्टी अभी तो स्टेट में काम कर रही है, हमारी पार्टी का नाम भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, तो हमें महाराष्ट्र में काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र के प्रश्न हमसे अगर छूट सकते हैं तो उस चीज में काम करना हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व है। अगर महाराष्ट्र को हम लोग सुखी कर पाए उसके बाद हम देश के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसके बारे में भी आपको निर्णय दिखेंगे। इसी देश ने जनसंघ को देखा हुआ है, इसी देश ने भारतीय जनता पार्टी को देखा हुआ है, इसी देश ने और इसी महाराष्ट्र ने शिवसेना का भी उदय होते हुए देखा है। 1 खासदार, 2 खासदार, 1 MP, 1 MLA, 1 नगर सेवक, ऐसा प्रवास हर कोई पार्टी ने और हर बड़े नेता ने किया है।
मुझे लगता है राज साहब भी एक बड़े विजन रख के चलने वाले नेता है, और आने वाले समय में उन्होंने आज की तारीख में जो निर्णय लिए है वो निर्णय क्यों सही थे, ये मुझे लगता है इतिहास बताएगा। जी, और जो कोंकण में वो जो एक ऑयल रिफाइनरी आने वाली थी, उस पे अभी क्या स्थिति है सर? व्हाट इज आवर ओपिनियन ऑन दैट? उस पे हमारा क्या स्टैंड है? आराम सर मुझे लगता है महाराष्ट्र, वाली थी जी मुझे लगता है अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे कोई भी बड़े निर्णय इस चुनाव के पहले तो इन्होंने लिए नहीं थे। मुझे लगता है इस चुनाव के आचार संहिता खत्म होने के बाद और स्टेट इलेक्शन आने के बीच में जो गैप बचेगा, शायद उसमें ये बड़े निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि सर अगर रोजगार किसी भी माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता होगा तो वो होना चाहिए, लेकिन उस रोजगार को लाते वक्त वहां की जो नेचुरल संपत्ति है, जो जिसको हम पर्यावरण के बारे में सोचना कहते हैं, उसको बिना धक्का लगाए उस चीज का विकास होना चाहिए और उससे रिलेटेड वो विकास होने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और एक और भी डिमांड थी आपकी पहले की, आपकी और हमारी इस पे बात हुई है, बाकी अन्य जितने भी प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, उनसे भी बात हुई है कि भाई जो फिशरीज इंस्टीट्यूट है वो शायद नागपुर में है या नासिक में, नागपुर में शायद वो होना नागपुर ले जा रहे थे। हाँ, वो कोंकण में होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी क्या आपका एजिटेशन, आपका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा कि भाई वो फिशरीज इंस्टीट्यूट वहां पर क्या कर रहा है? मतलब फिश का सारा धंधा तो कोंकण में है और आपका फिशरी इंस्टीट्यूट उधर है, मेरी समझ के बाहर है वेरी फ्रैंकली। अगर मुंबई में भी रखते, अगर मुंबई में भी रखते तो भी समझ में आता, लेकिन बताएं सर कुछ निर्णय तो मतलब क्यों लिए गए, किस तरह से लिए गए, उसके पीछे सोच क्या थी, इसका तो मतलब कभी कभी आकलन नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पार्टी में जिन जिन लोगों को जो जो जिम्मेदारी दी जाती है उनका उसके ऊपर बहुत ही डिटेल काम चलते होता है। ये जो फिशरीज का मुद्दा है उसके बारे में भी हमारे पार्टी में काम चलता होगा, और आने वाले समय में मैं भी जानकारी लेके आपको बताऊंगा कि इस विषय में क्या स्टैंड पार्टी लेने वाली है तो और किस तरह से इसको एड्रेस किया जाएगा। चलते चलते फिर ये भी बता देंगे, जहां तक बीईएसटी का सवाल है वहां पर अभी क्या स्थिति है? यू आर इन्वॉल्व बेस्ट के अंदर, आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व थे, बहुत काम किया आपने वहां पे, अभी क्या स्थिति है वहां पे सर? चुनाव तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है पूरी। अगर आप देखेंगे तो बीएमसी के पूरा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त एक आईएएस अधिकारी के हाथ में, और बीईएसटी जो है हमारी वो बीएमसी पे डिपेंडेंट है जी, और आज की तारीख में बीएमसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है स्टेट में जो लोग आज बैठे हैं, भले चुनाव चलता हो, भले आचार संहिता चलती हो, उन्हें एटलीस्ट उन लोगों के जो कर्मचारी उसके हैं उनको उनका ग्रेजुटी, उनका पेमेंट्स और उनकी सारी जो काम रन करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसका फंड्स उन्होंने देना चाहिए। उसको कोई भी चुनाव और कोई भी आचार संहिता में उसमें बंधन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं सर, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो परमानेंट वर्कर हमारे बीएसटी के हैं उनको आज भी उनको ग्रेजुटी का अधिदान किया नहीं जा रहा है। मतलब जो मेहनत उन्होंने 60 साल वहां पे की उसका ग्रेजुटी अब तक उनको मिल नहीं रहा है। मैंने बीच में उद्धव ठाकरे जी को एक सभा में बोलते हुए सुना कि हमारे बीएसटी के वर्कर को ग्रेजुटी नहीं दी जा रही है, ये वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए। अब यही उद्धव ठाकरे साहब है जो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यही उद्धव ठाकरे साहब है जो जिनके हाथ में ये महापालिका की सत्ता पिछले 25-35 वर्ष से है, और यही उद्धव ठाकरे साहब है जिनके नगर सेवक बीएसटी कमेटी के चेयरमैन थे। उनकी तरफ से ये मुद्दा लाना ये हास्यास्पद बात है, और मुझे लगता है जनता इस बार ये सारी चीजें नहीं सुनेगी और इनको कहीं ना कहीं इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से और इस बीएमसी और इस महाराष्ट्र के सत्ता केंद्र से इनको दूर रखना बहुत जरूरी है, ताकि नए आने वाले लोग इसमें कुछ कॉन्क्रीट काम कर पाए। केदारनाथ जी, ग्रेजुटी का पैसा गया किधर? बात यह है कि ग्रेजुटी उनका तो फंडामेंटल जो है उनका पैसा है, वो गया किधर? कौन इस्तेमाल कर लिया है? यानी इस्तेमाल तो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब वर्कर्स के पैसे, इनके जो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे ना सर, उन्होंने यूज कर लिया होगा। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट निकालने हैं, पूरी मुंबई इन्होंने खोद के रखी हुई है, अच्छे रोड्स बनवाने इनको अगर पैसे लगने वाले तो वर्कर की ग्रेजुटी वहां पे डाल दी होगी। अब ये संशोधन का विषय है, क्योंकि सर हम जब भी बीएसटी के पास इस विषय को लेके जाते हैं तो बीएसटी बीएमसी के पास उंगली दिखाता है, बीएमसी के पास जाते हैं तो वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास उंगली दिखा रहा है। तो ये पैसा गया कहाँ, ये भी ढूंढने का काम आने वाले समय में हमें करना होगा। रहा सवाल वर्कर्स का, तो उनके साथ में हम लोग पूरी तरह से खड़े, और जब तक उनकी ग्रेजुटी ये बीएसटी देती नहीं है तब तक हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। वेरी सीरियस इशू है। इट्स वेरी वेरी सीरियस बिकॉज़ द फंडामेंटल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है गरीब का ग्रेजुटी नहीं देना। प्रदीप जी, दैट मनी सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड।
That's the problem. That's what we were coming to. Where is that money? It's just gone. It's gone into thin air. सर मैं आपको नए हमारे जो जनरल मैनेजर आए हुए हैं उनका नंबर भिजवा देता हूँ, आप भी एक बार अपनी तरफ से उनको कॉल कर लीजिए और पूछिए कि वर्कर की ग्रेजुटी। अरे सर वो जनरल मैनेजर साहब, आई होप ही टेक्स माय कॉल, लेकिन उनको 1000 बार उसके पहले के जो जनरल मैनेजर थे 1000 बार उनको बोला था यार एक बार कैमरे पे बात तो करो, वो बात करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। विच इज सो सैड, बट दिस इज टेरेबल। सर आचार संहिता हो या कोई और चीज हो, लोगों की ग्रेचुटी, लोगों की सैलरी, लोगों का बोनस नहीं रुकना चाहिए। This has got nothing to do with a model code of conduct. Let's be very, very clear. This has to do with livelihood. Ketan Naik साहब, and once again, I feel you should be in Bollywood. आपको बॉलीवुड में होना चाहिए। आप गलत जगह पर हैं, आप MNS में हैं, लेकिन फिर भी Bollywood's loss is MNS's gain. Thank you so much. मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ सर, धन्यवाद। Thank you very much for joining us. नमस्कार. Thank you. जय भवानी, हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। Thank you. Right, and at the moment with us, our very old friend, Mr.